वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 17 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल संदेश ऐप के बारे में है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संदेश ऐप को लॉन्च किया है। संदेश ऐप एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे व्हाट्सएप की तर्ज पर ही तैयार किया गया है। तैयार किसने किया है? इसे तैयार किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। संदेश ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जा सकता है जैसे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा कि संदेश ऐप के इंड में एच नहीं है, एच नहीं है, रेदर केवल एस है। दूसरी बात यह है कि संदेश ऐप का ये फाइनल वर्जन है जिसे लॉन्च किया गया है। संदेश ऐप का जो फर्स्ट वर्जन है इसे 2020 में ही लॉन्च कर दिया गया था। हालांकि जब उसे उस समय लॉन्च किया गया था तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव था दैट वाज कि कोविड पैंडेमिक के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है उसमें बातचीत कॉन्फिडेंशियल रहे। अब देखिए होता यह है कि जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो जो डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं, जो फॉरेन अफेयर्स के ऑफिशियल्स हैं, जो भी सेंसिटिव गवर्नमेंट कामकाज हो रहा है वो भी अब वर्क फ्रॉम होम के तहत हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट शेयर किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर कन्वे कर रहे हैं जो इंडिया से ऑपरेट नहीं होता तो डेफिनेटली ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देश के बाहर जाने का खतरा बना रहता है। इसी उद्देश्य से 2020 के मिड में संदेश ऐप को लॉन्च किया गया था ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इसका इस्तेमाल कर सकें डिपार्टमेंट के भीतर और दो डिपार्टमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसे स्टैब्लिश करने के लिए। ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है या फिर GIMS, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, इसमें जो बैकअप है वो ईमेल के माध्यम से लिया जा सकेगा। अगर आप किसी दूसरी डिवाइस में उसे इस्तेमाल करने वाले हैं तो सेम ईमेल आप इस्तेमाल करके बैकअप ले सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा भी सिस्टम दिया गया है कि अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज किसी को भेज रहे हैं तो उसे याद रहे कि ये मैसेज कॉन्फिडेंशियल है और इसे किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है, तो उस पर एक मार्क लगाया जा सकता है कॉन्फिडेंशियल का। एक लिमिटेशन है, अगर कोई व्यक्ति अपना ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर चेंज करना चाहता है एक बार आईडी बनाने के बाद तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर वो दूसरा कोई नंबर यूज़ करना चाहता है तो उसे फिर से री रजिस्टर करना होगा। बात करते हैं नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में जिन्होंने इसे डेवलप किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अटैच्ड ऑफिस है जिसे 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो भी सर्विसेज हैं उसे पिछले 4 दशकों से गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा रहा है। ये डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसमें मदद करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ई कम्युनिकेशन, उसमें NIC ने एक की रोल प्ले किया है जब से इन्हें इस्टेब्लिश किया गया है 1976 के बाद से ही। ये सारी बातें संदेश ऐप के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जिदर उल हदीद एक एक्सरसाइज के बारे में है। ये एक्सरसाइज पाकिस्तान की आर्मी कंडक्ट कर रही है। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये थार डेजर्ट के आसपास का जो रीजन है वहां पर कंडक्ट की जा रही है। थार डेजर्ट इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो इंडिया के राजस्थान में और पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहां पर एक्सट्रीम डेजर्ट इन्वायरमेंट में पाकिस्तान की आर्मी खुद को तैयार करने का प्रयास कर रही है। अब खैर इनकी ये एक्सरसाइज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि थार डेजर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं थार डेजर्ट की। इसे रेड कलर से या डार्क रेड से मार्क किया गया है थार डेजर्ट को। ये एरिड रीजन है जो लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया कवर करता है। ये नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है ये दुनिया का, और 9th लार्जेस्ट डेजर्ट ऐसा है जो हॉट सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। लोकेशन इंडिया में राजस्थान में और पाकिस्तान में पंजाब और जो सिंध प्रोविंस है उसके कुछ हिस्सों में ये पूरा कवर होता है। सराउंडिंग एरियाज की बात करें तो आपको थार डेजर्ट के पश्चिम में इंडस रिवर प्लेन मिलेगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पंजाब प्लेन मिलेगा, साउथ ईस्ट में अरावली रेंजेस मिलेंगी और साउथ में रन ऑफ कच्छ मिलेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ज्योग्राफिकल लोकेशन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO के बारे में है। WTO ने अभी हाल ही में नाइजीरिया की फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर गोजी ओकोंजो इवियाला को
फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट अफ्रीकन लीडर के तौर पे चूज कर लिया है। इन्हें WTO का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। डायरेक्टर जनरल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन है उसे डायरेक्ट करें और चैनलाइज करें। पॉलिसी मैटर्स में इनकी पावर्स काफ़ी कम होती हैं। इनका जो मेजर रोल होता है वो एडवाइजरी और मैनेजेरियल होता है, मतलब एडवाइजेस वगैरह दे देते हैं, उसके बेसिस पे काम होता है। डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो WTO के सेक्रेटेरिएट को सुपरवाइज करते हैं, जिसमें लगभग 700 लोग काम करते हैं। WTO के जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो इन्हें 4 सालों के लिए एक बार में अपॉइंट करते हैं। तो ये तो बात हो गई WTO के डायरेक्टर जनरल के बारे में। बात करते हैं WTO के बारे में। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। जब ये स्टैब्लिश हुआ तो इसने GATT को रिप्लेस किया, दैट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1946 के बाद से ही GATT काम कर रहा था ताकि दुनिया भर के जो कई सारे देश हैं वो आपस में अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकें फेयर मैनर में। बाद में उसे और इम्प्रोवाइज करने की आवश्यकता पड़ी तो उसे रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 164 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। WTO ऑफिशियली 1 जनवरी 1995 से काम कर रहा है। इसको जब स्टार्ट किया गया, फंक्शनल किया गया, तो एक एग्रीमेंट किया गया था जिसे मराकेश एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। 123 नेशंस ने इसे साइन किया 15 अप्रैल 1994 को। इंडिया 1948 से ही GATT का मेंबर रहा था। तो जब उरुग्वे राउंड चला, जिसमें बातचीत हो रही थी कि एक नया अरेंजमेंट किया जाए ताकि पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे से वर्क कर सकें, तो कई राउंड में बातचीत हुई, उसे ही उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक कहा जाता है। तो इंडिया ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। 10 इंडिया WTO का फाउंडिंग मेंबर है। WTO ओवरसी करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रूल बेस्ड मैनर में काम करे, वहां पर कोई मोनोपोलाइज करने का प्रयास ना करे या फिर कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास ना करे। कुछ एक सिनेरियोज को छोड़ दिया जाए तो जो भी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं WTO के भीतर इन कॉन्फ्रेंसेस में, वो कंसेंसस पर किए जाते हैं, जहां सभी मेंबर स्टेट्स एग्री होते हैं। लेकिन उसके बाद जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं और सभी को उन्हें फॉलो करना होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट WTO। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जाइंट लेदरबैक टर्टल के बारे में है। अभी प्रस्ताव है कि अंडमान एंड निकोबार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट वगैरह का जो एरिया है उसे डेवलप किया जाए और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इस बात को लेकर जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि जाइंट लेदरबैक टर्टल वहीं पर नेस्टिंग करती हैं। तो अगर वहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो इनकी प्रजाति को नुकसान होने की संभावना है। जाइंट लेदरबैक टर्टल, लेदरबैक क्योंकि इनका जो कवच होता है वो सख्त नहीं होता जैसे बाकी टर्टल्स का होता है, रेदर वो लेदर की तरह होता है, लचीला होता है। 7 सी टर्टल्स की प्रजाति इस धरती पर पाई जाती है, जिसमें ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा होने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा मतलब कितना बड़ा? देखिए, जो इनकी लंबाई है, जो इनका पूरा आकार है वो 7 फीट से 10 फीट तक का हो सकता है, और इनका जो वेट है वो 500 से 700 केजी तक का हो सकता है। तो क्या आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि ये कितने बड़े होते होंगे? अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो ये इमेज देखिए। इंसान के कंपैरिजन में आप इसके साइज को देख सकते हैं, इवन ये इससे भी बड़े हो सकते हैं। तो ये एक इमेज के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाइंट लेदरबैक टर्टल्स कितने बड़े होते हैं। जाइंट लेदरबैक टर्टल, इनका नाम इनकी शेल से आता है। जो इनका कवच होता है वो लेदर की तरह होता है, उतना सख्त नहीं होता जितना कि बाकी के टर्टल्स का होता है। ये लॉन्ग रेंजिंग टर्टल्स हैं, मतलब ये लगभग सभी ओशंस में मिल जाएंगे। आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशन को छोड़कर लगभग हर जगह आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन नेस्टिंग ये केवल स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही करते हैं, लाइक इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडियन ओशियन में यही ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ये नेस्टिंग करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में वल्नरेबल रखा गया है और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। एक बड़ी संख्या में जाइंट लेदरबैक टर्टल्स जो हैं उनकी नेस्टिंग को रिकॉर्ड किया जाता है लॉन्ग और वाइड बीचेस पर। कहाँ पर? डगमार और एलेक्जेंडेरा जो रिवर्स हैं, ये सब अंडमान निकोबार आइलैंड के रिवर्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है, या फिर गैल्थिया रिवर, इनके कोस्टल रीजन पे इनकी नेस्टिंग को देखा जाता है। यूनिकनेस की बात करें तो ये अपने रेप्टेलियन रिलेटिव्स की तुलना में, जो बाकी और प्रजातियां हैं रेप्टाइल्स की, उसके कंपैरिजन में ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कोल्ड वाटर में भी वार्म मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इनकी एक खासियत होती है। ये सारी बातें जाइंट लेदरबैक टर्टल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल समर्थ स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी हाल ही में राज्यसभा को समर्थ स्कीम के बारे में बताया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ही इसे लॉन्च भी किया है। उद्देश्य बिल्कुल सिंपल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो गैप है स्किल का उसे भरा जाए और स्किलफुल जो यंगस्टर्स उन्हें तैयार किया जाए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर सकें
ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख सकते हैं, डिमांड ड्रिवन और प्लेसमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग देनी है जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लाई भी करता हो। जो इंडस्ट्री में जॉब्स वगैरह क्रिएट हो रही हैं उनको जो स्किल रिक्वायर्ड है उसे दिया जाए यंगस्टर्स को। स्पिनिंग और विविंग ये एक्टिविटीज इस स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है। इसे छोड़कर जो पूरी वैल्यू चेन है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क करती है वहां पर जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए यंगस्टर्स को स्किल किया जाएगा। स्किलिंग और स्किल अपग्रेडेशन, कोई पहले से स्किल्ड है तो उसे और स्किल दी जाए। ये हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरीकल्चर जिसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है, जूट, इन सभी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी या सेक्टर्स में भी स्किलिंग दी जाएगी। टारगेट तो देखिए 10 लाख लोगों को स्किल करने का है, जिसमें 9 लाख लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे और 1 लाख लोग ट्रेडिशनल सेक्टर में, यानी कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरीकल्चर और जूट सेक्टर में। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, जो रिप्यूटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, सोसाइटीज हैं, उनको दी गई है। मॉनिटरिंग का भी मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाया गया है जिसे कहा गया है मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक्चुअली में वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जो भी स्कीम की डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर स्टोर होंगी, जिसके जरिए वॉच किया जा सकेगा कि इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पूरी स्कीम का। ये सारी बातें समर्थ स्कीम के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के बारे में है, जिसे आप यूएन फूड सिक्योरिटी कमेटी भी बोल सकते हैं। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ गाइडलाइंस अडॉप्ट करी हैं। गाइडलाइंस क्यों अडॉप्ट करी हैं? ताकि जो ग्लोबल फूड सिस्टम है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 हैं हम उन्हें पूरा कर सकें। इसके पहले कि हम इन गाइडलाइंस के बारे में बात करें, हम बात कर लेते हैं इस कमेटी के बारे में। कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी 1974 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तौर पर। ये यूनाइटेड नेशंस सिस्टम में एक फोरम की तरह काम करता है जो ऐसी पॉलिसीज का फॉलोअप लेता है जिसके बेसिस पर दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी है उस पर काम किया जा रहा है। यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन और उसकी फिजिकल एक्सेस पर फोकस किया जाता है कि फूड प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। सेक्रेटेरिएट इस कमेटी का देखिए परमानेंट है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर जो है वहीं पर लोकेटेड है, यानी कि इटली के रोम में। इसकी ये जो रिपोर्ट है अपनी वो यूएन जनरल असेंबली को सौंपते हैं। फंडिंग की बात करें तो इन्हें FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सभी लोग इनकी फंडिंग करते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करते हैं। गाइडलाइंस इस तरीके से तैयार की गई हैं कि दुनिया भर में जो हंगर और माल न्यूट्रिशन है उसे कंटेन किया जा सके। एक कॉम्प्रिहेंसिव फूड सिस्टम अप्रोच हम ऑप्ट करें ताकि सभी लोगों तक खाना पहुंचे। और जो हमारा टारगेट है, जो हमने एक डिकेड डिसाइड किया है, यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन 2016 से 2025 का, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है जिसमें 0 हंगर का टारगेट है, हम उसे मैच कर सकें। गाइडलाइंस कहती हैं कि सभी लोगों को एडिक्वेट फूड पहुंचाना है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है, जो भी सोसाइटी के वल्नरेबल और अफेक्टेड ग्रुप्स हैं उनके लिए। ये सारी बातें कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी और उनकी गाइडलाइंस के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जियो स्पेशियल डेटा के बारे में है। सबसे पहले तो मतलब समझिए, जियो का मतलब होता है अर्थ और स्पेटियल का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू लोकेशन, कुछ ऐसा जिसमें लोकेशन इन्वॉल्व हो। तो अर्थ की किसी लोकेशन के बारे में जब बात की जा रही हो तो उसे जियो स्पेटियल कहा जा सकता है या जियो स्पेशियल कहा जा सकता है। मतलब अर्थ की किसी लोकेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी उसे आप जियो स्पेटियल डेटा बोल सकते हैं। अगर आप इसका मतलब समझ गए हैं तो मुद्दे की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी हाल ही में कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं जियो स्पेटियल सेक्टर जो इंडिया का है उसके लिए। इसमें कुछ डीरेगुलेशन लाया गया है, मतलब इस सेक्टर को लिबरलाइज किया गया है ताकि ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव हो सके। थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जो जियो स्पेटियल डेटा होता है उसकी आवश्यकता कई सारी इंडस्ट्रीज को पड़ती है। लाइक अगर स्विगी वाला आपके घर पर खाना पहुंचाना चाहता है तो उसे इस बात की जरूरत पड़ेगी कि आपका घर है कहां पर। अगर आप ओला या उबर से कार मंगा रहे हैं कहीं जाने के लिए तो आपकी लोकेशन अगर उसे पता नहीं होगी तो वो पहुंचेगा कैसे। तो कुल मिला के उन्हें जियो स्पेशियल डेटा चाहिए जिसकी मदद से वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकें। लेकिन ये डेटा इतनी आसानी से किसी को मिलता नहीं है क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। अगर बाहर की एजेंसीज जो दूसरे देश हैं, सपोज करिए पाकिस्तान या वहां के जो टेरर ग्रुप्स हैं, वो इंडिया की हर लोकेशन के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आएगी। इसी वजह से अभी तक जियो स्पेटियल सेक्टर का जो डेटा है वो काफी सेंसिटिव माना जाता रहा है
और इसकी जो एक्सेस होती है वो या तो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज को ही होती है। लेकिन चूंकि कई सारी इंडस्ट्रीज इस डेटा की डिमांड करती हैं, तो अभी इस पूरे सेक्टर को लिबरलाइज किया गया है, लेकिन केवल इंडियन कंपनीज के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए नहीं। जियोस्पेटियल डेटा जियोस्पेशियल डेटा वो डेटा होता है जो किसी ऑब्जेक्ट, इवेंट या फिनोमेना के बारे में हो जिसमें लोकेशन इन्वॉल्व हो। ये मुद्दा जरूरी है अर्थ की सरफेस के ऊपर, तभी तो जियो बनेगा। ये लोकेशन स्टैटिक हो सकती है कुछ समय के लिए, जैसे अगर कार मूव कर रही है तो उसकी लोकेशन भी आपको जियोस्पेशियल डेटा के फॉर्म में ही मिलेगी। वो कार एक जगह पर है थोड़े समय के लिए, फिर दूसरी जगह पर चली जाएगी। कहीं पर अर्थक्वेक आया तो कहां पर आया, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर बच्चों में माल न्यूट्रिशन ज्यादा है, व्हीकल्स का मूवमेंट, पेडेस्ट्रियन, रोड्स वगैरह, या इन्फेक्शन डिसीज का एरिया कौन सा है, ये सारे डेटा जो हैं वो जियोस्पेशियल डेटा के फॉर्म में कलेक्ट किए जाते हैं। जियोस्पेशियल डेटा लोकेशन इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है अपने में। कौन सी लोकेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस लोकेशन के, मतलब वहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, लाइक कार है, कोई पहाड़ है, या फिर कोई बिल्डिंग है, इवेंट या फेनोमेना कुछ वहां पर घटित हुआ है, लाइक अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, क्या हुआ। कुछ टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन होती हैं, मतलब कुछ समय के लिए उस लोकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर किया जाता है, या वो इन्फॉर्मेशन केवल कुछ समय के लिए रिलेवेंट होती है। जियोस्पेशियल डेटा पब्लिक इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन रखता है, लाइक रोड्स, लोकेलिटीज, रेल लाइंस, वाटर बॉडीज, पब्लिक एमिनिटीज, इनकी इन्फॉर्मेशन भी जियोस्पेशियल डेटा के फॉर्म में गैदर की जाती है। पिछले डिकेड में इस डेटा की डिमांड काफ़ी बढ़ी है, लाइक स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, अमेजॉन, इन सभी लोगों को ऐसे डेटा की जरूरत पड़ती है ताकि ये अपना कंज्यूमर बेस बढ़ा सके। अभी नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो इंडिया की कंपनीज होंगी वो फ्रीली ऐसे डेटास का इस्तेमाल कर पाएंगी। ऐसे डेटा को कलेक्ट करना, जनरेट करना, प्रिपेयर करना, स्टोर, पब्लिश और अपडेट करने की छूट उनको दे दी जाएगी। वो टेरेस्ट्रियल, यहाँ पर देखिए लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो टेरेस्ट्रियल मैपिंग और सर्वे है ये केवल इंडियन एंटिटीज ही कर सकती हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। कोई फॉरेन एंटिटीज या फॉरेन कंपनीज ये काम नहीं कर सकती। ये डेटा जो है वो ओन्ड और स्टोर केवल इंडिया में ही हो सकता है, किसी दूसरे देश में नहीं। और फर्दर जो बहुत स्पेसिफिक डेटा है वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता। 1 मीटर हॉरिजॉन्टली और 3 मीटर वर्टिकली, इतना स्पेसिफिक डेटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते या उसे स्टोर नहीं कर सकते। इसे अभी भी रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है। इस ईज के बाद डेफिनेटली जो इंडियन कंपनीज है उन्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इंडिया का जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप संदेश है, इसे डेवलप किया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO ने। कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी 1974 में स्टैब्लिश किया गया इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। जाइंट लेदरबैक टर्टल इंडियन ओशन का एंडेमिक है। गाइडलाइंस ऑन जियोस्पेशियल डेटा इन इंडिया, इंडियन एंटिटीज या फिर फॉरेन एंटिटीज फ्री हैं ऐसे डेटा को एक्वायर, कलेक्ट या जनरेट करने को लेकर। समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। टेक्सटाइल सेक्टर के स्किल गैप को एड्रेस करने का प्लान है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वहाँ पर पिंड फॉर्म में आपको जवाब मिल भी जाएगा। पूरे सेशन की PDF OnlyIAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी ये जवाब मेंशन किए गए होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।